Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. So, this is Dr. Sadiq Ali with another lecture. Today, we are going to discuss a very, very important topic that is called thyroid hormone. ठीक है जी। जो थायराइड हार्मोन्स है ये कहाँ से आते हैं? ये कम फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोग को मैं ये बताता हूँ कि हमारे नेक के अंदर एक ग्लैंड है दैट इज नोन एज थायराइड ग्लैंड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है इसमें आप लोग को याद रखना है, इट्स बाई लोब ग्लैंड। इसके दो लोब्स होते हैं, मतलब on each side of the trachea. So thyroid gland is a bilobe gland on each side of the trachea. And this thyroid gland contain two types of cells. अगर हम देखें तो thyroid gland के अंदर दो किस्म के सेल्स हैं। पहले हम इसकी जनाब जो मेन इसकी जो हेडिंग्स है, इसकी जो कंसेप्ट है वो यहाँ से आना चाहिए, फिर ये बुक पढ़ना आसान है। और इसमें एक और किस्म का सेल्स होता है, उनको हम पेरा फोलिकुलर सेल भी कहते हैं, या उनको हम सी सेल्स ऑफ थायराइड भी कहते हैं। So please remember, in thyroid gland we have two types of cells. One is follicular, another is parafollicular. जो follicular cells है thyroid के अंदर, it will produce a hormone known as T3 and T4. T3 triiodothyronine, T4 tetraiodothyronine, इसको हम थायरोक्सिन भी कहते हैं। लेकिन जो पैराफोलिकुलर सेल हैं इनको सी सेल्स ऑफ थायराइड कहते हैं। इट विल रिलीज अ टाइप ऑफ हार्मोन known as calcitonin. We will discuss this calcitonin in a greater detail in the next tutorial. इस ट्यूटोरियल के अंदर जो हमने मेन फोकस करना है दैट इज ऑन T4 एज वेल एज T3। सो अगर थायराइड ग्लैंड माना जाता है या इनको जनाब लोग जानते हैं, वो इस T3 T4 की वजह से। T3 इज अ हार्मोन containing 3 iodine, T4 is a hormone containing 4 iodine. We will discuss this T3 and T4। लेकिन टॉपिक प्रॉपर से पहले इसमें जस्ट आप लोगों ने दो दो चीज़ें याद रखनी है। जो T3 है इट कंटेन फॉर एग्जांपल 3 आयोडीन, इसके अंदर क्या है? 3 आयोडीन है। लेकिन अगर हम इस साइड पे लेके T4 इट कंटेन 4 आयोडीन। नेक्स्ट देखें जो T3 है दैट इज बायोलॉजिकली मोर एक्टिव, और इसमें लेके बायोलॉजिकली लेस एक्टिव, इसकी जो एक्टिविटी है वो कम है। जो T3 है ये सीरम का 7% बनाता है, जो T4 है ये सीरम का 93% बनाता है। और अगर किसी ने इसके साथ चौथा पॉइंट देखना है वो ये है कि वी कैन कन्वर्ट T4 इनटू T3 बट वी कैन नॉट कन्वर्ट T3 इनटू T4। और इसके साथ एक और पॉइंट भी अगर आप लोग ऐड करना चाहें, T3 हैज़ अ शॉर्टर हाफ लाइफ एंड T4 हैज़ अ लॉन्गर हाफ लाइफ। तो यहाँ से हमें देखे इसकी जो मेन आप लोग को मैंने बताया, thyroid gland is a bilobe gland on each side of the trachea. It contains follicular cell and parafollicular. जो follicular cells है it releases T3 T4, parafollicular cell release calcitonin. We will discuss these all things in a greater detail now. तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली thyroid gland produce triiodothyronine which is called T3 and thyroxine known as T4. These are iodine containing hormones that control body metabolic rate। जो बॉडी का बेजल मेटाबॉलिक रेट है BMR, दैट इज कॉल्ड बेजल मेटाबॉलिक रेट, दैट इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड हार्मोन्स। अब इन लोगों ने यहाँ पे लिखा है जो T3 T4 है, इनका हम डिस्कस करेंगे सोर्स कि आते कहाँ से है। वो पहले से हमने पढ़ा कि जो T3 T4 है कम फ्रॉम फोलिकुलर सेल, सो दे कम फ्रॉम दी फोलिकल्स ऑफ थायराइड या फोलिकुलर सेल ऑफ दी थायराइड। बस ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ से गेट कर लिया। अब ये सारी कहानी इस फर्स्ट स्टेट में जो लिखी गई है वो आप लोग डायरेक्ट नहीं पढ़ सकेंगे, इस पर अभी डायग्रामेटिकली हम बात करेंगे, फिर उस डायग्राम से हम इनको कंसिडर करेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। सो बी विद मी थ्रू आउट द लेक्चर, इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स इन योर माइंड। अभी जो हमने ऊपर जनाब चीज़ें छोड़ी हैं अब ये खुद बहुत क्लियर हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4। ओनली फ्री हार्मोन इज एक्टिव। कहते हैं कि जो थायराइड हार्मोन है ये बाउंड फॉर्म में भी होते हैं और ये फ्री फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन जो फ्री हार्मोन है दे आर एक्टिव। और नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक सेल ड्रा करता हूँ और सेल के अंदर व्हाट इज दिस? न्यूक्लियस। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चन फॉर USMLE, प्लेब, NLE and even lot of exam, this question is favorite for the examiner and this question is asked multiple time। एक्चुअली सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है अब बायोलॉजिकली जो एक्टिव है दैट इज T3। जब T3 हार्मोन किसी भी सेल पे जाकर काम करेगा तो उनके जो रिसेप्टर है वो कहाँ पे होंगे? न्यूक्लियस। तो एग्जाम क्वेश्चन ये है कि हाउ T3 एक्ट इन द सेल
या रिसेप्टर पार्ट T3 प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल? आंसर इज न्यूक्लियस। अब ये वर्ड बताना बहुत आसान है, एक सिंपल स्टेटमेंट है, but this is a very important MCQs question in many medical exams. So please remember the receptor for thyroid hormone like T3 they will present in the nucleus. तो ये बात इन लोगों ने यहाँ पे की है, T3 bind to nuclear receptors। इस पे आप लोग स्टार लगाए और इसको प्रॉपर MCQ के लिए नोट करें। with greater affinity than T4 because T4 is biologically less active। हम पेरिफेरल सर्कुलेशन में T4 को कन्वर्ट करते हैं T3 में, and T3 has a greater affinity than T4 to bind with the nuclear receptor। When T3 act on the receptor, what function it will go? Number one, T3 के जनाब 7 काम है, ये 7 20 आप लोगों ने याद रखनी है। अगर आप लोग जो 2019 और 2020 की फर्स्ट एड है, मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा था कि जो हमारे प्लेटफॉर्म से हट के दूसरे प्लेटफॉर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सब लोगों को पता है कि जो जो पढ़ाते हैं याद रखे वो 2019-20 फर्स्ट एड को डाउनलोड करके वो आगे स्टूडेंट्स को बेच रहे होते हैं। एंड दिस फर्स्ट एड इज 2023, उसमें 4 20 लिखे होंगे, यहाँ पे 7 20 लिखे हैं। तो फर्स्ट बी का मतलब T3 हैज अ रोल इन द ब्रेन मेच्योरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। when T3 also help in the bone growth along with growth hormone and IGF-1 alpha, and we discussed this is insulin like growth factor 1 which is somatomedin C come from the liver due to the effect of growth hormone। ये जो IGF-1 है ये इनडायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन का काम करता है, और ग्रोथ हार्मोन हेल्प इन दी बोन ग्रोथ। तो अगर ग्रोथ हार्मोन भी बोन पे काम करे और जो थायराइड है वो भी काम करें तो दोनों का इफेक्ट ज्यादा होगा, इसको साइनर्जिज्म कहते हैं। The exam question is that which hormone is acting on the bone along with growth hormone, that is called thyroid hormone। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा एड्रीनर्जिक इफेक्ट। जो थायराइड हार्मोन है they activate beta 1 receptor in the heart। when beta 1 is activated there will be increased cardiac output, heart rate and stroke volume। that is why it will leads to increased contractility। अब अगर एक पेशेंट है, मैं आप लोग को यहाँ से एक मिसाल देता हूँ, आपके पास एक मरीज आता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, उसका जो T3 T4 लेवल है दैट इज वेरी हाई एंड अ कंडीशन which is characterized by increased level of T3 and T4, that abnormal pathological condition is known as hyperparathyroidism। अब इसमें ये होगा जितना T3 T4 ज़्यादा होगा उतना बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेशन ज़्यादा होगी, therefore the patient develop palpitations or increased T3 T4 is called hyperthyroidism। it is also known as thyrotoxicosis। इसके अंदर जितना हार्ट रेट ज़्यादा होगा पल्पिटेशन ज़्यादा होगी, तो हम बीटा 1 को ब्लॉक करेंगे, इसलिए बीटा ब्लॉकर decrease adrenergic symptom in the thyrotoxicosis। And the most important beta blocker we use here to the patient that is called propranolol। लेकिन इतना याद रखना है, this should not used in asthma and COPD। नेक्स्ट इज बेजल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, सोडियम पोटाशियम ATPase पंप को एक्टिवेट करता है, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ाता है और रिस्पिरेटरी रेट बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ाता है। इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। कहने का मतलब यह है जितना T3 T4 ज्यादा बनेंगे उतना बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ ज्यादा होगी, मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगी, तो वहां में हीट ज्यादा जनरेट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगी। तो इन लोगों को अगर आप देखें जो हाइपर थायराइड लोग होते हैं ये हीट के साथ नजदीक बैठ नहीं सकते, तो दीज पेशेंट डिवेलप हीट इंटॉलरेंस। इसमें क्या होगी? हीट इंटॉलरेंस। ब्लड शुगर पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस एग्जैक्टली लाइक ग्रोथ हार्मोन, दैट इज वाई it increases blood sugar level, therefore it is diabetogenic in nature। it help in the breakdown of lipids, lipolysis, and you people must know that when lipid is break down there is increased level of free fatty acid, and free fatty acid will leads to glucose, again the process of gluconeogenesis। if someone asks you how thyroid hormone increase blood sugar by glycogenolysis, gluconeogenesis and lipolysis, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो T3 T4 है ये बच्चों के अंदर स्टिमुलेट करती है सर्फेक्टेंट सिंथेसिस को, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड सर्फेक्टेंट सिंथेसिस। नाउ व्हाट इज मेंट बाय सर्फेक्टेंट, इस पे थोड़ा सा बात करते हैं। जो सर्फेक्टेंट है ये क्या है? इट इज अ लिपिड मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम नीमोसाइट टाइप 2। लंग्स के अंदर दो किस्म के सेल हैं, एक का नाम नीमोसाइट टाइप 1 है
और दूसरे का नाम नीमोसाइट टाइप 2 है। तो जो नीमोसाइट टाइप 1 है वो गैसियस एक्सचेंज में काम करती है, जो नीमोसाइट टाइप 2 है वो सरफेक्टेंट बनाती है, एंड दिस नीमोसाइट टाइप 2 विल इंक्रीज द रिलीज ऑफ सरफेक्टेंट। यह भी ऑलरेडी बताया है कि जो सरफेक्टेंट है ये नीमोसाइट टाइप 2 से बनेगी, एंड सरफेक्टेंट क्या करेगी, प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सरफेक्टेंट है ये क्या करेगी, प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स, ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। अगर इसको हम ऐसा भी कहें, इट प्रिवेंट एटिलेक्टेसिस, इट्स मीन इट प्रिवेंट दी लंग्स कोलैप्स। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये बन गया कि नीमोसाइड टाइप 2 रिलीज सर्फेक्टेंट एंड दैट विल प्रिवेंट लंग्स कोलैप्स, एंड दिस सर्फेक्टेंट रिलीज इज आल्सो स्टिमुलेटेड बाय व्हाट, थायराइड हार्मोन। तो देखिए बेबीज के अंदर अगर सर्फेक्टेंट की लेवल कम हो जाए तो फिर इन बच्चों में सांस के मसले होते हैं, जिसको हम NRDS कहते हैं, न्यू नेट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बट वी विल डिस्कस दिस इन अ ग्रेटर डिटेल। इनको हाईली मेम्ब्रेन डिजीज भी कहते हैं। तो 7-20 को देखे अब एक अच्छा स्टूडेंट ये करता है, उसने सारी चीज पढ़ ली, तो उसने फिर अपने आंखें बंद करके 7-20 अपने आप से पूछने हैं। फर्स्ट, बी फॉर ब्रेन मेच्योरेशन, बोन ग्रोथ, बीटा एड्रिनर्जिक इफेक्ट, that is basal metabolic rate, blood sugar maintenance, breakdown of lipid, एंड बेबीज के अंदर सर्फेक्टेंट रिलीज को बढ़ाता है। और यहाँ पे एग्जाम के अंदर ये भी आता है, आप लोग ये नोट करिए, हम गायनी में पढ़ेंगे कि जब प्रेगनेंसी की फॉर एग्जांपल 26 वीक चलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी 9 मंथ्स की होती है, तो 26 वीक से लेके 34 वीक्स, इनके दरमियान प्रेगनेंसी में बच्चे को माँ की तरफ से क्या जाना शुरू हो जाती है, सर्फेक्टेंट। So surfactants start to release at 26 week of pregnancy and they reach the peak at 34 week of pregnancy. So these all are the functions of the thyroid hormone. लेकिन जो थायराइड हार्मोन है, इन पूरे ऊपर हमने चीज जोड़ी है क्योंकि इसका कंसेप्ट नीचे है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी जो रेगुलेशन है वो किस तरीके से होती है। सो रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रेगुलेशन में इतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, दैट इज वेरी वेरी इजी। TRH is a thyroid releasing hormone. They come from hypothalamus. It stimulates TSH release. And TSH will goes and act on follicular cells of the thyroid. Because in the follicular cell, there is what answer is TSH receptor. और जब follicular cell पे काम करेगी तो then thyroid stimulating immunoglobulin में follicular cell। अब ये इन लोगों ने यहाँ से टोटली हट के जनाब कोई चीज रखी है। अब अगर एक बंदा जनाब फर्स्ट एड पढ़ेगा उनको ये समझ नहीं आएगी। सबसे पहले देखे, मैं आप लोग को बता दूं कि याद कैसे करना है। देखे सबसे पहले ऊपर से हाइपोथैलेमस से TRH आएगा, फिर ये नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड से एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करेगा, TSH रिलीज करेगा। TSH जाकर फोलिकुलर सेल को एक्टिवेट करेगा एंड फोलिकुलर सेल विल रिलीज दैट इज कॉल्ड T3 एंड T4। तो TRH रिलीज TSH एंड TSH एक्टिवेट फोलिकुलर सेल टू रिलीज T3 एंड T4। कहते हैं कि एक डिजीज है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं, ये तो हम पेटों में पढ़ेंगे। इट इज ऑटो इम्यून डिजीज इन विच देर इज एबनॉर्मल एंटीबॉडी आर फॉर्म नोन एज थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, TSI। इम्यूनोग्लोबुलिन मीन एंटीबॉडी। तो ऐसी एबनॉर्मल एंटीबॉडी जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे फोलिकुलर सेल में, तो T3 T4 क्या होगी, ज्यादा। व्हेन यू हिट मोर T3 T4 कंडीशन इज हाइपरथायराइडिज्म। तो ग्रेव्स डिजीज की वजह से क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म, बट इट इज नॉट इन्फेक्शियस केस, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज। बस इतना याद रखें। अब यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल T3 T4 ज्यादा है तो नेगेटिव फीडबैक की वजह से TRH कम हो जाएगी, और हाइपोथैलेमस TRH क्या करेगी, सिक्रीशन कम करेगी। तो मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड सेंसिटिविटी फॉर TRH डिक्रीज, तो TSH सिक्रीशन विल आल्सो डिक्रीज इफ T3 T4 इज वेरी हाई। अगर T3 T4 कम है तो ये रिवर्स होगा, TRH ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, TBG, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। इट इज अ इट इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। ये याद रखे, जो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन है ये लीवर बनाता है। इट बाइंड मोस्ट ऑफ द T3 एंड T4 इन द ब्लड, बट बाउंड T3 T4 आर इनएक्टिव एज वी डिस्कस बिफोर, कि ओनली द फ्री फॉर्म ऑफ T3 एंड T4 आर एक्टिव। बट उनमें भी से अगर बायोलॉजिकली मोर एक्टिव की बात करें, दैट विल बी T3। अब देखें TBG, थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ये कब बढ़ती है, इंक्रीज इन प्रेगनेंसी OCP यूज, दैट इज कॉल्ड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ये डेली पिल है जो फीमेल यूज करती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी।
उसमें एस्ट्रोजन होता है विच इंक्रीज टीबीजी। तो टोटल T3 T4 क्या होगी, बाउंड फॉर्म में ज्यादा होगी। लेकिन स्टीरॉयड यूज की वजह से, नेफ्राटिक सिंड्रोम की वजह से टीबीजी क्या होती है, कम। और यहाँ पे लेके लीवर डिजीज ये ऐड करे, इन लोगों ने लिखा लीवर डिजीज, क्योंकि टीबीजी सिंथेसाइज इन द liver, as I told you before. If the liver itself is damaged, then TBG will not produce, there will be decreased level of TBG. T3 T4 are only lipophilic, they are lipid soluble, which charge amino acid and require specific transporter diffuse into the cell, which is called facilitated diffusion. देखिए डिफ्यूजन हर वो मूवमेंट है जिसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल जो है फ्रॉम रीजन ऑफ हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ हो जाए। और उसमें एक चीज याद रखनी है, इसमें एनर्जी यूज नहीं होगी, बट देयर विल बी अ यूज ऑफ कैरियर प्रोटीन। इसमें क्या होगी, कैरियर प्रोटीन की यूज होगी, ठीक है जी। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट बात की तरफ आते हैं कि हाउ T3 T4 इज फॉर्म। हमने तो उसके फंक्शन भी पढ़ लिए, हमने उनकी रेगुलेशन भी पढ़ ली। अब हम डिस्कस करेंगे कि T3 T4 बनते कैसे हैं। जिसने ये डायग्राम सीख लिया उसने सब कुछ सीख लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम डायग्राम को जनाब बहुत आराम से पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ेंगे, ताकि एक एक चीज आप लोग ठीक करें और ये चीजें आप लोग यहाँ से मिस ना करें। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट यही करूंगा प्लीज कि बी विद मी और इस डायग्राम को गौर से देखें। दिस डायग्राम विल टेल यू एवरीथिंग, ये डायग्राम आप लोगों को हर एक चीज बताएगी। तो अभी डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीजें डिस्कस करनी है। वो ये है कि हमने थायराइड ग्लैंड का जो इंटरनल साइड है वो दिखाया है, और इसके अंदर हमने कौन सा सेल लिया है, फोलिकुलर। क्योंकि थायराइड ग्लैंड में मैंने आप लोग को दो किस्म के सेल बनाए थे। एक सेल का नाम था, दैट वाज व्हाट, आंसर इज द सेल वाज नोन एज पैराफोलिकुलर सेल, और दूसरे का नाम था फोलिकुलर सेल। बट जो पैराफोलिकुलर सेल है वो तो कैल्सिटोनिन बनाता था, लेकिन जो फोलिकुलर सेल है वो T3 and T4 बनाता है। एंड वी नीड T3 and T4 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट इज थायराइड हार्मोन। अब जो फोलिकुलर सेल है इस टाइप ऑफ एपिथेलियल सेल इन दी थायराइड। अब एक इमेजिन करें, ये वाला साइड जो है, दिस इज फॉर एग्जांपल ब्लड, ये क्या चीज है, ये ब्लड है। अब ये ब्लड है और ये हमने फोलिकुलर सेल ऑफ थायराइड लिया है, और ये थायराइड के अंदर एक एरिया है जिसको हम फोलिकुलर ल्यूमेन कहते हैं। ये सेल का अंदर वाला साइड है जिसको हम कोलाइड भी कहते हैं, दैट इज नोन एज ऑफ कोलाइड। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि इनिशियली इस साइड पे क्या है, देयर इज अ ब्लड, then follicular cell, and after follicular cell there is follicular lumen, that is known as a colloid, इसको हम colloid भी कहते हैं। अब the most important point that you people should know कि जब हम फूड लेते हैं तो फूड के अंदर जनाब क्या होता है, दिस इज नोन एज आयोडाइड, इसको क्या कहते हैं, आई माइनस, दैट इज कॉल्ड आयोडाइड। तो ब्लड से जो आयोडाइड है वो फोलिकुलर सेल में जाएगी। लेकिन एग्जाम के अंदर याद रखे, फोलिकुलर सेल का वो सरफेस जो किसकी तरफ है, ब्लड की तरफ है, दैट इज नोन एज बेजोलेटरल सरफेस। अब देखिए इसमें ये चीज मेंशन नहीं है, लेकिन ये आप लोग लेके कि द सरफेस ऑफ फोलिकुलर सेल विच इज टुवर्ड द ब्लड, दैट इज बेजोलेटरल सरफेस। और ये जो सरफेस है ये वाला जो ल्यूमिन की तरफ है, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एपिकल सरफेस, इसको हम क्या कहेंगे, एपिकल। तो हाउ मेनी सरफेस ऑफ फोलिकुलर सेल अ पेशेंट हैव, टू। The surface of follicular cell toward the blood is basolateral and toward the lumen is apical। तो यहाँ पे जो आयोडाइड है वो बेजोलेटरल सरफेस के जरिए मतलब पिकड अप होगी, अंदर की तरफ जाएगी। तो इसके साथ ब्लड से जनाब इक्वली क्या चीज जाएगी, दैट इज सोडियम। नाउ इसमें आयोडाइड भी अंदर जा रहे हैं, सोडियम भी अंदर जा रहे हैं। तो इस एरिया, इस ट्रांसपोर्ट का नाम है NIS, ये भी नोट करें। NIS में समझा रहा हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग। sodium, Na mean sodium, I mean iodide, and this S for symport, SYMPORT, इस मीन कि अगर दो मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें, दैट इज कॉल्ड ऑफ सिम्पोर्ट। अब स्टेप नंबर 1 में सोड आयोडाइड और सोडियम अंदर आ गए। अब जो सोडियम अंदर आते हैं ना, फिर इसके साथ क्या होगा, इन लोगों ने तो एक आया है ही नहीं, तो ये सोडियम फिर यहाँ से वापस बाहर जाता है। और आप लोगों को पता है फिर सोडियम इज गो आउट 3 सोडियम, तो कितने पोटाशियम अंदर आते हैं, 2 पोटाशियम। तो गौर से सुने, वो सोडियम जो सेल में आयोडाइड के साथ आते हैं वो सोडियम पोटाशियम ATPase पंप के जरिए फिर बाहर जाते हैं टू मेंटेन दिस कंसंट्रेशन। और जो आयोडाइड अंदर आता है तो सेल के अंदर पहले से एक प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
So in the rough endoplasmic reticulum of follicular cell, there is thyroglobulin. Now this iodide will goes toward the apical side and then goes toward the follicular lumen. तो अभी तीन स्टेप्स हुए। पहली स्टेप में आयोडाइड ब्लड से फोलिकुलर सेल में आया सोडियम के साथ, फिर यहाँ पे आयोडाइड खुद जनाब एपिकल सरफेस के जरिए बाहर गया ल्यूमेन के अंदर, और जो आयोडाइड है ये दो दो मिलकर आयोडीन बनाते हैं। तो आयोडाइड मॉलिक्यूल इसको कह सकते हैं, लिक्विड टू हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन माइनस एटम है और ऑक्सीजन माइनस एटम है, दोनों मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनता है। जैसे आयोडाइड मॉलिक्यूल या आयोडीन उसको कहते हैं। और जो टायरोग्लोबुलिन है ये भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आएगी। भाई स्टेप मेरे साथ पढ़ते रहे। इन द फर्स्ट स्टेप सोडियम एंड आयोडाइड विल एंटर टू फोलिकुलर सेल इन द फ्रॉम द ब्लड, दिस कॉल्ड स्टेप नंबर वन। दूसरे स्टेप में जो आयोडाइड है वो मतलब आगे एपिकल सरफेस के जरिए ल्यूमेन में जाकर आयोडीन बनेगी और टायरोग्लोबुलिन भी उसका पीछा करेगी। तो जब ये आयोडीन और टायरोग्लोबुलिन आपस में हमारे पास क्या होगी, अब इन दोनों ने जनाब क्या करना है, यहाँ पे आयोडाइड का किस में कन्वर्ट होना, आयोडीन में। इस स्टेप को हम कहते हैं आयोडीनेशन, दैट इज नोन एज आयोडीनेशन। अब यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा अपना जो है ना बताता जाऊँ। यहाँ पे इमेजिन करें दिस इज अ प्रोटीन चेन, ये क्या है, प्रोटीन चेन। इस प्रोटीन में बहुत सारे अमाइनो एसिड हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स को अगर हम देखें वो इस तरह राउंडेड है। अब यहाँ पे ये जो आयोडाइड है या आयोडीन है, इसको टायरोग्लोबुलिन के अंदर इस राउंडेड अमाइनो एसिड के साथ लगाना है। इस पूरे को तो टायरोग्लोबुलिन कहते हैं, बट इसके अंदर जो राइडेड राउंडेड अमाइनो एसिड है दैट इज टायरोसिन। टायरोसिन इज लाइक अ टायर दैट इज राउंडेड। अब यहाँ पे सवाल यह है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आयोडीन इस टायरोसिन के साथ एक मिलेगी, देखिए एक मिलेगी, या हो सकता है कि एक टायरोसिन के साथ कितने आयोडीन मिले, दो मिले। तो क्वेश्चन इज दैट के when this iodine combined with tyroglobulin, टायरोग्लोबुलिन के साथ आयोडीन आ गए, इस स्टेप को हम कहते हैं आर्गेनिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड ऑफ आर्गेनिफिकेशन। और फिर यहाँ पे जो आप लोगों को पता है जो टायरोसिन टायरोसिन के बाद बॉन्डिंग हम बनाएंगे, एक टायरोसिन पे एक आयोडीन बना, दूसरे पे अब देखे ना ये टायरोग्लोबुलिन है इस तरह। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, दिस राउंडेड शेप अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ऑफ टायरोसिन। मैं कहता हूँ जनाब इस टायरोसिन पे एक आयोडीन मॉलिक्यूल है, लेकिन इस टायरोसिन के ऊपर दो आयोडीन मॉलिक्यूल है। अब इसके ऊपर जनाब फिर दो आयोडीन मॉलिक्यूल है, और इसके बाद फिर दो आयोडीन है। फॉर एग्जांपल अब अगर हमारा आयोडीन का टी जी के साथ टायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच कराना आर्गेनिफिकेशन है। फिर इन दो दो टायरोसिन को आपस में बॉन्ड के जरिए आपस में फिर से मिलाना, इसको कपलिंग कहते हैं, दैट इज कॉल्ड कपलिंग। भाई तीन स्टेप्स याद रखने हैं कि आयोडाइड का आयोडीन में कन्वर्ट कराना दैट इज आयोडीनेशन, फिर आयोडीन का टायरोग्लोबुलिन के साथ अटैच कराना आर्गेनिफिकेशन, और फिर दोनों टायरोसिन को आपस में मिलाना इस कपलिंग। तो कितने स्टेप्स है, तीन, आयोडीनेशन, आर्गेनिफिकेशन, कपलिंग, एंड दीज आर स्टेप्स आर डन बाय थायराइड peroxidase. This is a very, very, very important enzyme for the synthesis of T3 and T4. TPO, thyroid peroxidase. This is the rate limiting enzyme for thyroid hormone synthesis. अब यहाँ पे ये जो अब क्या है, थायरोग्लोबुलिन अलॉन्ग विद आयोडीन, अब ये फिर ल्यूमिन से वापस किस में आएगा, फोलिकुलर सेल, बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। लेकिन यहाँ पे एक प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन फर्स्ट ने भी नहीं लिखा है, लेकिन ये प्रोटीन मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो यूएसएमएल प्लेब वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उनमें इस प्रोटीन के बारे में वो जरूर जो है वो आप लोगों से पूछा जाता है। सो द प्रोटीन विच हेल्प टायरोग्लोबुलिन अलॉन्ग विद आयोडीन टू एंटर इनटू द फोलिकुलर सेल दैट इज कॉल्ड मेगलिन। इसको क्या कहते हैं, मेगलिन प्रोटीन। ये एंडोसाइटोसिस कराएगा और फिर ये प्रोटीएज एंजाइम के जरिए ब्रेक होगा। अब देख ये चेन है, इसने ब्रेक होना है। अगर ये आयोडीन एक किस के साथ मिला है, टायरोसिन, सो दैट इज कॉल्ड, देखिए मोनो आयोडोटायरोसिन, के एक आयोडीन टायरोसिन के साथ। इसके बाद कितने आयोडीन है, दो, डाई आयोडो टायरोसिन। तो अगर हम इस जगह को ब्रेक करें और ये अकेला बन जाए तो मोनो एंड डाई इज इक्वल टू ट्राई आयोडोटायरोसिन विच इज कॉल्ड T3। और अगर हम इसको देखें, इस टायरोसिन पे कितने आयोडीन है, दो, दैट इज कॉल्ड DIT। और इस पे अगर आप देखें तो इस पे भी दो हैं, दैट इज अगेन DIT। और आप लोगों को पता है जब DIT DIT बनेगी दैट विल बी T4। तो फिर ये प्रोटीएज एंजाइम ब्रेक करके कुछ T3 बनाएगी और कुछ T4 बनेगी। लेकिन मैंने आप लोग को पहले स्लाइड में बताया जो T4 है ये सीरम का 93% होता है,
और जो T3 है ये सीरम का 7%, लेकिन एक्टिव क्या है T3, therefore T3 is very very less than T4 in the serum, but more active is always T3। फिर ये दोनों जाके ब्लड में टारगेट सेल पे जाएंगे। टारगेट सेल में ये जो T3 है ये तो डायरेक्ट जाकर अपने सेल इफेक्टर आर्गन पे काम करेगा, एंड दिस विल एक्ट इन द न्यूक्लियस, क्योंकि रिसेप्टर इन द न्यूक्लियस। लेकिन जो T4 है ना, T4, अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। अगर जो T4 है, T4 इसमें 4 आयोडीन है। अब देखिए मैं यहाँ पे मिसाल देता हूँ क्विकली। यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल दिस वन इज दी, फॉर एग्जांपल आयोडीन दैट इज द DIT। अब ये T4 है, अगर इस T4 से हम ये आयोडीन रिमूव करें ये वाला, तो ये अकेला रह जाएगा, तो इससे जनाब 3 आयोडीन, इसको हम T3 कहेंगे। और अगर आप ऐसा करें, ये एक टायरोसिन है, ये आयोडीन मॉलिक्यूल है दोनों, जैसे MIT और DIT, वेरी गुड, DIT डाई आयोडो टायरोसिन, और ये भी क्या है डाई आयोडो टायरोसिन। अगर ये वाला आयोडीन रिमूव किया जाए तो फिर ये डाई है, डाई प्लस MIT, तो 2+1 मतलब वैसे तो 1+2 होना चाहिए 3 बन जाए, ये 2+1 है तो उसको रिवर्स T3 कहते हैं, और रिवर्स T3 इज बायोलॉजिकली इनएक्टिव। सो दिस T4 बिकॉज ऑफ deiodinase, deiodinase is an enzyme which is the removal of iodine, it may convert N to T3 and T4. So these steps are really important, and I go one by one along with each and every point and hope you people understand and it makes sense। देखिए हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये TRH देता है इंटीरियर पिट्यूटरी, फिर ये TSH देगा, और ये फिर T3 T4 फोलिकुलर सेल से बनाएगा। T3 T4 जितना ज्यादा होगा इफेक्टर आर्गन पे ज्यादा काम करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TSI, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, क्लासिकली सीन इन ग्रेव्स डिजीज, और इसके अंदर जो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस है वो बढ़ती है, इट इज द काज ऑफ व्हाट, आंसर इज हाइपरथायराइडिज्म। अब लास्ट में जस्ट उस टेबल उस डायग्राम को, इस एरिया को जस्ट अभी हम रीड करेंगे। हमने भी पता है कि डीआयोडीनेज कन्वर्ट T4 N to T3 इन द पेरिफेरल टिश्यू, और हमने कहा कि जो T4 से T3 की कन्वर्जन है या तो ये ग्लूकोकार्टिकाइड इनहिबिट करेगी, बीटा ब्लॉकर या PTO। इसकी जिक्र इसलिए नहीं कर रहा, दीज आर ड्रग वी विल स्टडी इन एंटी थायराइड मेडिकेशन। रिवर्स T3 इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव विच इज आल्सो कम फ्रॉम T4 N to T3, और इसकी जो इंक्रीज है वो ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोकार्टिकाइड बढ़ाती है। और यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन ऑफ थायराइड पर ऑक्सीडेज, मेरे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस ऑफ थायराइड पर ऑक्सीडेज दैट इज कॉल्ड TPO, थायराइड पर ऑक्सीडेज ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है आयोडीनेशन, देन ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग। तो MIT और DIT ये बनाता है, और आप लोगों को पता है कि MIT और DIT अगर ये मिले तो T3 है, और अगर DIT बने तो T4 है, समझ रहे। और दूसरी बात यह है कि अगर आप T3 T4 की लेवल को कम करना चाहे बाय ब्लॉकिंग TPO, if we inhibit TPO, T3 T4 production will decrease, that is done by the drug PTU, profile thiouracil and methimazole। We will discuss in the pharmacology। वुल्फ चाइकोव इफेक्ट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक बंदा है उसको आप एक्सेस आयोडीन दे, बस 2 लफ्जों में बता रहा हूँ, if a patient exposed to excess iodine, तो एक्सेस आयोडीन जो है ये कभी कभार टेम्पररी जो थायराइड परऑक्सीडेज है उसको टर्न ऑफ करता है, और जब थायराइड परऑक्सीडेज खत्म हो जाए, उसकी एक्टिविटी कम हो, देयर विल बी डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ T3 एंड ऑफ T4। तो एग्जाम के अंदर आ जाए कि टेम्पररी हाइपोथायराइडिज्म, क्योंकि T3 T4 कम होना मीन हाइपोथायराइडिज्म, कि जब आप आयोडीन नॉर्मल देंगे, आयोडीन इज प्रिकर्सर फॉर T3 T4, आयोडीन के बगैर T3 T4 नहीं बनती। लेकिन अगर आप एक्सेस एक्सपोजर करेंगे आयोडीन की, तो फिर इसकी वजह से कुछ लोगों में थायराइड परऑक्सीडेज की जो एक्टिविटी है वो ऑफ हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से T3 T4 प्रोडक्शन कम होगा, तो हाइपोथायराइडिज्म। सो अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय टेम्पररी inactivation of thyroid peroxidase which lead to decreased T3 T4 due to sudden and prolonged exposure of iodine। This condition is called Wolff-Chaikoff effect। सो Wolff-Chaikoff इफेक्ट के अंदर एक्सेस आयोडीन एक्सपोजर से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कम हो जाती है। सो होप दिस मेक सेंस एंड दिस स्लाइड make you comfortable what we will discuss today। Hope you will enjoy it and see you in the next tutorial। Allah Hafiz।